Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are the ambit of fraternity and the wages of oblivion. Second one is rule for identifying criminals. ये दोनों मेरा 22 सितंबर का है. थर्ड वन इज पोजिशनिंग इंडिया इन ए कायोटिक वर्ल्ड. ये हमारा 21 का है. द लंपी स्किन डिजीजेस ये भी 21 का है. और कुर्मी ब्लॉक रेलवे ट्रैक डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ एसटी लिस्ट. तो ये बेसिकली ये मेजर ये टॉपिक नहीं है, इससे हम कुछ और चीज़ को ऐड करेंगे तो वहाँ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, तो 21 और 22 दोनों का ही एडिटोरियल इसमें है. जो मेजर मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है उसको लिए हम लोग. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं. ये मेरा टीम मेंबर है, मैं अरुण कुमार, और पिछले 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी ऑप्शनल और जीएस के लिए. 2010 में मैं बीटेक किया था, 11-12 जॉब किया, 13-14 तैयारी किया, 15-16 में मैं 2 बार मेंस लिखा और उसके बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, द एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड वेज ऑफ ऑब्लिवियन से. देखिए, इसमें बेसिकली बात हो रही है कि एक आर्टिकल हम लोग पिछला आर्टिकल में भी फ्रेटर्निटी का बात की है और इस पर भी आया है. तो ज़रूरी है कि आपको फ्रेटर्निटी के बारे में थोड़ा जानकारी पहले से भी होना चाहिए. जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में उसको पता होगा कि हमारे प्रीएम्बल में इसके बारे में लिखा हुआ है. लेकिन फिर भी हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो इसमें राइटर बोल रहे हैं कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ये अगर अलग अलग नहीं एग्जिस्ट करता है. ये डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि ये यूनियन ऑफ टेरिटरी में रहे, मतलब तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता रहे, तभी जाकर आपका डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगा. ठीक है, ये बी राव अम्बेडकर का मानना था. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग फ्रेटर्निटी के बारे में. तो फ्रेटर्निटी के बारे में अगर आप बात करोगे तो ये आइडियाएँ, जो फ्रेटर्निटी का आइडिया है वो इस चीज़ पे टिका हुआ है कि पीपल हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच अदर. एक आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे आदमी को लेना पड़ेगा. फ्रेटर्निटी भाईचारा में तो यही होता है, भाई का बात अगर करो तो यही होता है. ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और हम आपको यही बताना चाहेंगे. जब आप बात करते हो फ्रेटर्निटी का, ब्रदरहुड मतलब हुआ. ठीक है, तो आप सिंपल समझो कि किसी फैमिली में आप हो और आपका भाई, आपका जो अपना भाई है, उसमें अगर इक्वालिटी मेंटेन रहेगा तो दोनों भाई एक दूसरे के लिए सोचेगा, काम करेगा, है ना. लेकिन जैसे ही अगर वहाँ इनइक्वालिटी आएगा तो वो फ्रेटर्निटी वाला जो एक्चुअल सेंस में जो ब्रदरहुड जो होता है, एक दूसरे का सहारा बनना, वो दिखने को नहीं मिलेगा. ठीक है ना. तो इसीलिए बोला जाता है इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए. ठीक है ना. इनइक्वालिटी सब अगर होगा तो आपका फ्रेटर्निटी ख़त्म हो जाएगा. लिबर्टी भी ऐसे ही होगा, मतलब सारे एक साथ ही एग्जिस्ट होना चाहिए. इस आर्टिकल में यही आगे चल के बात होता है कि इंडिया में इनइक्वालिटी प्रेजेंट है, उसको हम लोग आगे देखते हैं. फिलहाल फ्लो टूट जाएगा, तो फ्लो में हम लोग बात कर रहे थे फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो किस चीज़ पे बेस है कि एक आदमी दूसरे आदमी का देखभाल करेगा. एक तरह से यही है. फ्रेंच रेवोल्यूशन से इस आइडिया को लिया गया था, जिसमें यही बात कहा जाता था कि जैसे ऐसे ये जो बात है ये हम लोग इथिक्स में भी पढ़ते हैं, गोल्डन रूल जिसको बोलते हैं कि आप वैसा ही काम करो जो आप अपने लिए अच्छा मानते हो दूसरे से, है ना. तो यही गोल्डन रूल इथिक्स में पढ़ते हैं. यहाँ पे भी इसी बात का, डू नॉट डू टू अदर व्हाट यू वुड नॉट वांट टू डू टू यू, है ना, वही बात है. तो इसमें ये राइटर बता रहे हैं कि ये जो पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा था, ये वेगनेस था इसमें. ठीक है, ये एक्चुअल में इमोशनल ज़्यादा है, प्रिंसिपल कम है. ठीक है ना. ये इमोशनल जो है ये जनरली इमोशनल सीन होता है, प्रिंसिपल कम होता है. लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बी राव अम्बेडकर का मानना था कि ये जो इमोशन है बहुत ज़रूरी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, डिग्निटी ऑफ इसको समझिएगा कि इनका मानना था कि इमोशन ही जो है, जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात करते हैं, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ नेशन, ये दोनों ही तभी आएगा जब इमोशन रहेगा तब. ठीक है ना. इस तरह से ये जो इमोशन है एसेंशियल इंग्रेडिएंट हो गया था सिटीजन को, मतलब सिटीजन को इमोशन होना ही पड़ेगा एक दूसरे के प्रति. ठीक है, तो यहाँ पे यही बात यहाँ पे फर्दर किया गया. पहला, इंडिया कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोले. दूसरा ये बोला गया कि सिर्फ स्टेट अगर चाहेगा कि फ्रेटर्निटी लाए तो पॉसिबल नहीं है. इसमें इंडिविजुअल जो सिटीजन है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इसको हम लोग इस्टेब्लिश करवाएं सब. ठीक ना. फ्रेटर्निटी को इस्टेब्लिश कराने में इंडिविजुअल जब तक नहीं आएगा तब तक सक्सेस नहीं करेगा स्टेट. ठीक है, बात यही है.
अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42 है वो आता है ना। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आता है। इसमें 51A का ई ड्यूटी जो है वो डाला जाता है। इसी ड्यूटी में ही बोला जाता है कि टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन एमॉन्ग ऑल पीपल, ठीक है ना। इसी के बारे में यहाँ पे बात होता है। इसके साथ एक और बात होता है कि जो आपका एक तो ये बात की है, और दूसरा है कि ये जो 51 है ये किसी को डिफरेंशिएट नहीं करता। ये इसमें सारे जितने भी सिटीजन हैं सारे इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह से जो फ्रेटर्निटी का जो बात हुआ वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एम्बिट है कि भाई ये फॉरेनर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इस टाइप से नहीं है। मतलब सारे जो सिटीजन हैं आपके, सिटीजन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। सारे सिटीजन को ये अपने अंदर में रखे हुए हैं। ड्यूटी में तो वही बात है ना कि यहाँ के सिटीजन करेंगे ऐसे बात। अगला इसमें है जो भी हम आपको बता रहे थे कि इनइक्वालिटी प्रेजेंट है। इनइक्वालिटी प्रेजेंट आप देख सकते हो कि एक सोशोलॉजिस्ट के हिसाब से 9 कैटेगरी है, जहाँ पे 9 कैटेगरी के लोग हैं जिनको सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सक्लूडेड माना जाता है। उसमें दलित जो एग्जांपल दिए हैं, दलित, आदिवासी, वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटी कुछ हैं, बाकी और भी हैं 5। इसके अलावा जो स्टेट का रिकॉग्निशन अब होने लगा है, डेवलप स्टेट, अनडेवलप स्टेट, रीजनल और लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप स्टेट को भी आप जानने लगे हो। तो ये भी एक तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो क्या किया कि जो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और सोशल कोहेजन जो है, कंटेनमेंट, इसको बढ़ा दिया। मतलब एजुकेशन कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट भी कम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगा और सोशल कोहेजन भी ये ख़राब होने लगेगा। मतलब सोशल जो इंक्लूजन है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि इनइक्वालिटी का जो भी एग्जांपल देते भाईचारा वाला, एक भाई दूसरे भाई वाला, तो यहाँ पे वही चीज़ क्या होगा, ट्रिनिटी जो है सर्वाइव नहीं करेगा और हमारा डेमोक्रेसी कोलैप्स करने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा बात जो राइटर लिखना चाह रहे हैं डेमोक्रेसी कोलैप्स का ही है, डर है, उसी पे बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? ऐसे वे फॉरवर्ड में अगर आप बात करोगे तो वहीं से लिया गया है, हम उसको वे फॉरवर्ड के तौर पे ले रहे हैं। जैसे वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन का मानना था कि जो इंस्पिरेशन है या ऑब्लिगेशन की फ्रेटर्निटी होना चाहिए वो आदमी के अंदर से आना चाहिए, ना कि आउटसाइड से। जैसे स्टेट बना दिया कि रूल की आप फॉलो करो, वो वर्क नहीं करेगा, एक तरह से उनका मानना है ये, ठीक है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बी.आर. अम्बेडकर जो हैं एक कंडीशन प्रिस्क्राइब किए थे कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तभी सक्सेस करेगा जब तक आप ये सब चीज़ मेंटेन नहीं करोगे, ठीक है ना। तो इसमें लिस्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, ये सारा चीज़ यूटिलाइज कीजिएगा, अपने आंसर में लिखिएगा, ठीक है ना। तो एक तो है इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को आप सस्टेन करवाना पड़ेगा। उसके बाद टायरनी ऑफ मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा अवॉइड करना होगा इसका आपको। मोरल ऑर्डर इन सोसाइटी होना चाहिए, पब्लिक कॉन्शियसनेस भी होना चाहिए, तभी जाकर आपका पब्लिक कॉन्शियसनेस मतलब एक आदमी दूसरे पे गलती कर रहा है तो पूरा जो पब्लिक है बोले कि गलत है, इस टाइप से कुछ बात हो। मोरल ऑर्डर में भी इसी से सोसाइटी क्या रिएक्ट करता है, कोई अगर सोसाइटी में गलत हो रहा है तो सोसाइटी सारा साथ आकर उसको उसके अगेंस्ट में बोले। तो ये है कि प्री कंडीशन एक तरह से आप बोल सकते हो कि ज़रूरी है डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और एक लास्ट है कि सोशल और पॉलिटिकल लीडर जो है वो उसको चाहिए कि आप फ्रेटर्निटी को प्रमोट करें, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी प्रमोट करना ज़रूरी है, तभी जाकर आप नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें यही है, इस पर ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको जितना बताएं उतना, और ये जो लिखा हुआ है उससे ज़्यादा इस आर्टिकल में नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं सेकेंड आर्टिकल पे, रूल ऑफ आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल। तो ये नया ये जो एक्ट है, ठीक है ना, क्रिमिनल प्रोसीड्योर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022, ये मार्च में ही आ गया था। अभी क्या है, उस पर नोटिफिकेशन आया, रूल बनाया गया कि भाई जब तक रूल नहीं बनेगा जब तक इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो एक्ट पास हो गया, एक्ट पास होने के बाद रूल बनाया गया, रूल बनने के बाद अब हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो रूल वही नोटिफिकेशन आया है 19 सितंबर को, तो उसी पे ये आर्टिकल है। और ये आर्टिकल, ये जो एक्ट है 2002 वाला, ये इससे पहले 1920 वाला जो एक्ट था उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो अभी जो आया है आर्टिकल, अभी जो एक्ट आया है उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 1920 वाले में कुछ लिमिटेशन था। बेसिकली देखो, ये आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन की क्या क्या चीज़ आप रख सकते हो। तो अभी वाला जो आर्टिकल है, इन अभी ब्रीफ में अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आपका जो कन्विक्टेड पर्सन है या किसी भी पर्सन का जो डेटा कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए अलाउ करता है।
अब क्या डेटा है, कैसे कलेक्ट करेगा, वो हम लोग इसमें देखेंगे। 1920 वाला अगर आप देखो, प्रिजनर एक्ट 1920, इसको रिप्लेस करने वाला है। तो इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें लिमिटेशन था कि आप सिर्फ फिंगरप्रिंट, फुट प्रिंट, है ना, फोटोग्राफी, है ना, और इसमें भी कन्विक्टेड पर्सन और कुछ एक जो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि ये पर्सन को ही किया जा सकता है, और क्या बोलते हैं, जो सर्टेन कैटेगरी ऑफ अरेस्ट एंड नॉन कन्विक्टेड पर्सन ऑन द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, इतना ही इस पर था। और क्योंकि ये 1920 का है और अभी लगभग 100 साल से ऊपर हो रहा है, तो अभी समय चेंज हुआ, तो समय चेंज के हिसाब से हम लोग अपना एक्ट भी चेंज किए हैं। अब इसमें जो है जो ये लिमिटेशन है, इसको बढ़ा दिया गया है और फर्दर इसको पावर दे दिया गया है कि और क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें किसी भी पर्सन को कर सकता है, एनी पर्सन। पहले तो कन्विक्टेड पर्सन था ना, तो अब एनी पर्सन का आप मजिस्ट्रेट बोल देगा कि इसका सब चीज़ बायोडाटा ले लो, मतलब तो ये आप ले सकते हो। यहाँ पे आप समझना कि वहाँ पे कन्विक्टेड था और पार्टिकुलर कुछ आदमी तक ही सीमित था, यहाँ पे एनी पर्सन। इस मजिस्ट्रेट तो ही है, उसके साथ साथ पुलिस रैंक में जो हेड कांस्टेबल है उसको भी पावर है कि ये मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है ना, ऑफ एनी पर्सन हु रेसिस्ट और रिफ्यूज़ टू गिव मेजरमेंट। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। अगला है मेजरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, पीटी में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना है, तो है, आप ध्यान रखिएगा। क्या क्या है इसमें, क्या क्या ले सकता है, तो फिंगर प्रिंट ले सकता है, पाम प्रिंट ले सकता है, फुट प्रिंट ले सकता है, फोटोग्राफी ले सकता है, इरीज और रेटिना स्कैन करवा सकता है। ठीक है, फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल ले सकता है। इसके बाद बिहेवियर एट्रीब्यूट जैसे कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर, ये भी ले सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है अदर एग्जामिनेशन रेफर्ड जो भी है सेक्शन 53 और 53A में जो CRPC जो है उसमें जो मेंशन होगा वो सब ले सकता है। यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है कि DNA प्रोफाइलिंग के बारे में बात नहीं किया है, लेकिन जो ये राइटर बोल रहे हैं कि क्योंकि बायोलॉजिकल सैंपल लेने का अलाउ किया है तो DNA प्रोफाइलिंग भी उसमें आ सकता है। तो आपसे जो क्वेश्चन अगर UPSC पूछेगा तो यहीं से आपको ट्रैप करेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है हमारा कि क्या इसमें मिसयूज का संभावना है। तो मिसयूज का संभावना अपोजिशन पार्टी इनिशियल फेज में किए थे कि क्योंकि ये पॉलिटिकल डिटेंशन जो कर रहा है उसका भी आप कलेक्ट कर रहे हो, तो ये मिसयूज होने का संभावना है। लेकिन अभी जो आया है, नोटिफिकेशन आया है, इसमें जो प्रिवेंटिव सेक्शन है, प्रिवेंटिव सेक्शन जो आपका आर्टिकल जो सेक्शन 107, 108, 9, 10, 14, 144, 145, 151 CRPC में है, उस पर नहीं लगेगा, है ना। तो पॉलिटिकल डिटेंशन में प्रिवेंटिव सेक्शन ही लगता है अधिकांशतः, तो उसमें ये नहीं लगेगा। और अगर किसी आदमी पे प्रिवेंटिव सेक्शन के अलावा भी कोई और ऐसा चार्ज है जिसके तहत उसको पनिशमेंट मिल सकता है, तब ये आपका मेजरमेंट ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट था, तो इसको हम लोग यहाँ बात कर लिए। इसके बाद कि इसका जो मेन हेड होगा, है ना, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर काम करती है। ये एक तरह से वन स्टॉप एजेंसी के तौर पे काम करेगा, जो कि स्टोर करेगा डेटा को और प्रिवेंट भी करेगा डेटा, स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग द डेटा ऑफ अरेस्टेड पर्सन, इसी के अंदर में आएगा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को भी अलाउ किया गया है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन ये जो डेटा कैसे कलेक्ट करेगा वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर के तहत करेगा। ठीक है ना, और ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीज्योर जो है NCRB जारी करेगा सारे स्टेट को, और उसके हिसाब से ही आपको डेटा कलेक्ट करना है और डेटा को फीड करना है, मतलब स्टोर करना है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि क्या जो आदमी, जैसे मान लो कि अगर हम एक्यूटेड हो गए, सस्पेक्ट इज एक्यूटेड हो गया, तो उसके बाद क्या डेटा रखे रहोगे या उसको डिस्ट्रॉय करने का भी प्रावधान है। तो इसमें है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक पूरा क्लियरिटी नहीं दिया है NCRB कि कैसे किया जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें ये बात हुआ है कि नोडल ऑफिसर जो है उसके तहत, जैसे मान लो कोई एक एक्स पर्सन है, इस पर पहले डेटा कलेक्ट हुआ, ये नोडल ऑफिसर के पास जाएगा और नोडल ऑफिसर फिर NCRB को भेजेगा और वहाँ से हटेगा। नोडल ऑफिसर कौन होगा, तो नोडल ऑफिसर जो होगा वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट से ये एक्स बिलोंग करता है जहाँ पर अरेस्ट हुआ था, वो ऑफिसर उस स्टेट का गवर्नमेंट जो है उस ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा। ठीक है ना, और उसी के रिकमेंडेशन पे NCRB उस डेटा को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन उससे पहले ये देखेगा कि कहीं ये अदर लिंक तो नहीं है अदर क्राइम में। ठीक है ना, अगर होगा तो नहीं करेगा, अगर नहीं, अगर किसी अदर कोई क्रिमिनल केस में अगर लिंक नहीं है तब इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका
ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट में आपका तो यही पॉइंट था इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्या दोनों में डिफरेंस है? 150 वर्ड का आता है, 150 वर्ड में आप इतना जितना बताएं आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे आप चलते हैं हम लोग, ये 22 तारीख का हो गया। अब हम लोग 21 तारीख में आते हैं, पोजिशनिंग इंडिया इन द कैओटिक वर्ल्ड। देखिए इसमें बेसिकली जो अभी शंघाई कॉपरेशन का जो मीटिंग हुआ था 22वां, है ना, समरकंड में, उज्बेकिस्तान में हुआ है, तो उसी से रिलेटेड में ये स्टार्ट किए हैं कि कैसे क्या क्या पोजीशन पे इंडिया को देखना है, ठीक है। तो अभी हम मेरे हिसाब से हम इसको कैसे करते हैं, तो देखिए इस पूरे आर्टिकल में ये 5 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। ये जो है M.K. नारायणन है, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है और बहुत दिन से लिख रहे हैं, राइट। हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे, अभी जो हमारे जयशंकर जो हैं फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उनका जो आइडिया था कि हम लोग मल्टी इंगेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, है ना, और जो नन अलाइनमेंट था वो हमारे यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। उस आर्गूमेंट को ये काउंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आया। वो उनका मानना था नन अलाइनमेंट जो है इंडिया को ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, इसलिए हम लोग मल्टी अलाइनमेंट में जाते हैं, मल्टी अलाइनमेंट का अभी दौर है। तो ये M.K. नारायण बोल रहे हैं कि उस बात को ये काउंटर कर रहे हैं कि अगर कोई बोलता है कि नन अलाइनमेंट नहीं है तो वो सही मायने में देख नहीं रहा है। आप मल्टी अलाइनमेंट होकर भी आप वही काम कर रहे हो कि किसी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। उसका एग्जाम्पल ये लेते हैं कि आप जब आप वोटिंग होने जाता है, मान लो एग्जाम्पल यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल है कि आप क्या नाम है, डायरेक्टली यूक्रेन और रसिया वार में आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं करते हो, है ना, डायरेक्टली कहाँ कुछ करते हैं, तो अलाइन तो नहीं हुए ना आप। देखिए 2 अलाइनमेंट है, 2 पोल है, एक तो यूएस वाला, एक रसिया वाला। यूएस वाला को क्वाड से रिप्रेजेंट करो, इसको एससी को रिप्रेजेंट करो। तो आप जब इसमें रहते हो तो किसी से अलाइन हुए क्या? रसिया से अलाइनमेंट हुआ नहीं, यूक्रेन से हुआ नहीं हुआ। आप दोनों में ही आप ऐसा स्टैंड ले रहे हो कि नहीं हम आपके साथ नहीं हैं। वही नॉन अलाइनमेंट तो आज भी दिख रहा है, भले आप बोल रहे हो मल्टी अलाइनमेंट है कि हम यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, लेकिन जब कोई ऐसा सिचुएशन आया कि भाई यहाँ पे पक्ष लेना होगा कि रसिया के साथ या यूक्रेन के साथ, तो आप क्या बोले? किसी के साथ नहीं है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे वो कि वोटिंग के टाइम में आप नहीं गए कि भाई तो आप रसिया के साथ, तो रसिया के साथ कैसे हुए? अभी हाल फिलहाल में जो मोदी जी का जो स्टेटमेंट था कि अभी जो एरा है वो वार का नहीं है बल्कि डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी और डायलॉग का है ना, ट्रिपल D का अभी एरा चल रहा है। आप सुने होंगे ना, अभी न्यूज़ में था ये ना कि इट वाज ये है ना, मोदी टोल्ड मिस्टर पुतिन दैट दिस इजंट द एरा ऑफ वार, स्ट्रेसिंग इज इंस्टीड दैट इट वाज वन ऑफ डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी का एरा है, ठीक है। तो डायरेक्टली तो आप नहीं उसको बोले थे, लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ बोल रहे हो कि आप, डायरेक्टली तो नहीं बोले, तो अलाइनमेंट वाला जो बात है वो यहाँ पे नहीं कर रहा है। उसके अलावा यूक्रेन और दोनों को क्या बोल रहे हो कि आप दोनों को थैंक यू, क्योंकि मेरे स्टूडेंट लोग को और मेरे जो वहाँ के इंडिया का जो आदमी थे, लड़ाई से पहले आप हमको निकालने में मदद किए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्टली किसी चीज़ के बारे में नहीं बोल रहे हो। तो यही नन अलाइनमेंट का ही आप तो देख रहे हो, हाँ नया वर्जन में है। इनका कहना था कि नन अलाइनमेंट आज भी है लेकिन नया वर्जन में देखा जा सकता है इसको, ठीक है। एक एग्जाम्पल इस पे हम लोग बात कर लिए। इसमें फर्दर है हमारा एग्जाम्पल यूटोपियन, मिक्सिंग यूटोपियन विद द रियलिटी। अब यहाँ पे रियलिटी वाला जो सेकेंड पार्ट का जो अगर बात करो, तो ये जो क्वाड वाला जो बात चल रहा है कि क्वाड अगर में बात हुआ है कि क्वाड में भी हैं हम लोग, और उसके साथ साथ जैसे यूएसए में भी हैं, और यूएसए जिस पे सैंक्शन लगा रहा है उसके साथ भी हम लोग जा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में ईरान में के साथ भी जा रहे हैं, रसिया के साथ भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में ये भी तो बात बोला है कि अब सैंक्शन लगा सकता है, इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है। तो आपको रियलिटी देखना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। यूटोपियन मतलब बिना सर पैर वाला बात बोला, है ना, जिसका कोई रीजनेबल और फैक्ट से कोई वास्ता नहीं रखता हो। आपको ऐसा से नहीं, रियलिटी पे भी देखना होगा। तो इसमें यही बात चल रहा है कि रसिया जो और ईरान के साथ आप जो समझौता कर रहे हो, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि रियलिटी में क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग कि ईरान रिलेशन विथ इंडिया रिलेशन विथ ईरान विच हैव बीन ए बैक बर्नर फॉर सम टाइम फॉलोइंग ए यूएस थ्रेट टू इम्पोज सैंक्शन ऑन इंडिया इफ़ इट कंटिन्यू टू ट्रेड विथ ईरान, ठीक है ना। तो एक तो ये बात आपका यहाँ पे दिख रहा है, और भी इतना ही नहीं है, ट्रेड के बाद और भी चीज़ है। तो अब आपको ये देखना होगा कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। क्या हम ईरान के साथ जाएं? अगर ईरान के साथ जाएंगे तो हमारा जो क्रूड वाला पोजीशन है वो, और हमारा कनेक्टिविटी और ट्रेड वाला जो चाबहार से मिलेगा वो एक फ़ायदा है, एक तो ये दिख रहा है, और दूसरा जियोपॉलिटिकल जो हमको यूएस देगा एक वो फ़ायदा है। तो ये दोनों में आपको बैलेंस करके आगे लेना पड़ेगा, ठीक है।
अगला जो बात इसमें है, एक्टिव और पैसिव एक्शन का बात चल रहा है। तो ये राइटर बोल रहे हैं कि जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है अभी पैसिव मोड में चल रहा है। जैसे एग्जांपल इन्होंने बताया है कि पैसिव मोड में कैसे, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या किए हो, आप कुछ तो किए नहीं हो ऐसा कि बहुत बड़ा चीज़ आप उसमें काम किए हो। एक एग्जांपल ये लिए कि यूएस में आप गए और यूक्रेन और रसिया के वार में आप वोटिंग नहीं किए, तो कितना बड़ा मतलब आप पॉलिसी किए। इनका कहना है ये कि वो पॉलिसी थोड़ी हुआ है ना, एक तो पैसिव पॉलिसी हुआ, एक्टिव पॉलिसी नहीं मान रहे इनको। दूसरा, आप श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का भी बात किए कि श्रीलंका और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी हम लोग कोई बड़ा जो है एक्टिव पॉलिसी नहीं देख रहे हैं, उसमें भी पैसिव पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक्टिव पॉलिसी और पैसिव पॉलिसी का भी एक टर्म है कि जिसमें कि आप एक्टिवली पार्ट ले रहे हो जो ग्लोबल ऑर्डर या ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है अकॉर्डिंग टू ये राइटर हैं उनके हिसाब से। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट हमारा था इंडिया और चाइना का रिलेशन। तो इंडिया का और चाइना का रिलेशन को आपको देखना पड़ेगा कि ये सही मायने में ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना रिलेशन तुरंत ही ख़त्म होने वाला है और आप नज़रअंदाज कर आप चाहोगे कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन तो हमको चाहिए ही चाहिए। आप निगलेक्ट कर आप इसका सोल्यूशन नहीं ला सकते हो। ठीक है, तो इसी में यही बात हो रही है कि पहला तो है ये गलत बिलीव है कि दैट प्रिवेल अमंग द इंडियन फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट दैट एल्स वाइल पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट हैज़ डन लिटिल टू इन्हांस इंडिया इमेज शुड बी बिगनिंग फॉलोड बाई द डीपर। हाँ, तो वही चीज़ जो हम पहले बता चुके हैं कि जो ये मान के चल रहा है कि नॉन अलाइनमेंट इंडिया के लिए कुछ नहीं किया, उसको सही मायने में सोचना पड़ेगा, फिर से उसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें आप सही से देखो। दूसरा है कि चाइना जो है सही मायने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एक्चुअल मायने में, और इसका सलूशन आपको चाहिए लॉन्ग टर्म। अगर रिलेशन आप लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छा रिलेशन करना चाह रहे हो, इंडिया पॉलिसी शुड बी क्रिएटिव इनफ टू लीव एन ओपनिंग फॉर एन इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइना रिलेशन ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, यही बात हम अभी आपको बताएं कि सिर्फ इग्नोर करके आप रिलेशन पे नहीं आ सकते हो। इसमें आप देखे होंगे कि अभी जो गए थे तो दोनों के ही जो पीएम है दोनों में कोई बातचीत नहीं हुआ, दोनों अगल बगल में ही थे लेकिन बातचीत कुछ भी नहीं हुआ। तो ये चीज़ से उस चीज़ से आप इस पॉइंट को अंदाज नहीं कर सकते हो कि आपका जो प्रॉब्लम है सही मायने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है, तो बेहतर है कि हम लोग उस पर काम करें इसको रिजॉल्व करने का। हाँ, ये भी मानते हैं राइटर कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, द टू कंट्री में नेवर हैव ए लीप एंड टीथ रिलेशन, मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन इस हिस्ट्री से के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो हम लोग दोनों में साथ आ सकते हैं ना, दोनों में कंप्रोमाइज़ थोड़ा पहुँच सकते हैं। तो है ना, यहाँ देर इज़ इनफ स्कोप फॉर इंडिया टू फॉर्मुलेट पॉलिसी दैट वुड नॉट कम्प्लीटली क्लोज द डोर ऑफ चाइना फॉर ऑल टाइम। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ बात चल रही है। ठीक है, तो वही बात बोल रहे हैं कि हमारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि एक बेटर अपॉर्चुनिटी देना चाहिए था हम दोनों को रिलेशन को इस्टेब्लिश करने में। इस पे ही ये बात चल रही है। ठीक है ना, इसके बाद चौथा है कि जो हम लोग का रिलेशन है उसको हम लोग को सही करना होगा। इसमें ही है, रिलेशन विद चाइना ओवर द लॉन्ग टर्म इज़ इम्पॉर्टेंट बट अटेंशन ऑल्सो नीड टू बी गिवन ऑन हाउ टू मैनेज रिलेशन। अच्छा हाँ, चाइना और रसिया का भी रिलेशन स्ट्रांग होते जा रहा है और हमारा और चाइना से रिलेशन कमज़ोर होते जा रहा है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये भी आपको ज़रूरी है कि हमारा पॉलिसी इस चीज़ को भी देखे, इस चीज़ को भी रिजॉल्व करे। इसके बाद एक लास्ट हमारा है न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे अगल बगल चाइना का बात करो आप, उसके बगल में आप पाकिस्तान का बात करो वहाँ पे, और रसिया और यूक्रेन में जो वार हो रहा है वहाँ पे भी आपका न्यूक्लियर डिटरेंस का बात आप सुन रहे होंगे। तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस का जो है उसको आप नज़रअंदाज नहीं करना होगा इंडिया को। इंडिया का पॉलिसी ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लोग ऐसा फॉरेन पॉलिसी स्टेप करना चाहिए कि न्यूक्लियर एस्पेक्ट को हम लोग ओवरलुक नहीं करें। ठीक है ना, इसमें यही है चाइना और क्योंकि हमारे अगल बगल जो एक्टिव हैं न्यूक्लियर एक्टिव स्टेट जो हैं चाइना और पाकिस्तान हैं। पहला ए में हम ये बात किए। दूसरा में चाइना का जो न्यूक्लियर फोर्स जो है या न्यूक्लियर आर्मामेंट है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और उसके बाद है ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट है कि आप न्यूक्लियर इन जनरल आप ये बात कर सकते हो कि न्यूक्लियर जो आप
डेटरेंस है या न्यूक्लियर पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड होना चाहिए, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली टॉपिक ही था कि जो अभी अभी का सिचुएशन जो है, जो टर्मोइल सिचुएशन में भी आपको आपका फॉरेन पॉलिसी कैसा होना चाहिए, उस पे ये बेसिकली ये पूरा जो टॉपिक है उसी पे, ठीक है। ये आपका इसमें है, ज़्यादा चीज़ नहीं, आप ये 4-5 पॉइंट रखना कि हमारा पॉलिसी कैसा होना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट वाला पे बात किए, यूटोपियन और रियलिटी में आपको ध्यान देना होगा, एक्टिव और पैसिव, इंडिया चाइना का रिलेशन और न्यूक्लियर डिपेंडेंसी। 4-5 वर्ड भी याद रखोगे तो जितना बताया उसमें आपको याद हो जाएगा कि क्या बात हुआ इसमें, ठीक है। आगे अगर हम लोग चले, अगर आपको और फर्दर आपको बात करना होगा कि इस पे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप लोग फोरम आईएएस पे 7 PM का एक ब्लॉग आता है, 7 PM पे बेसिकली वो मेरा ही ब्लॉग, मतलब हम ही कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी कंट्रीब्यूटर हैं उसमें। तो वो ये उसमें आने वाला है, 1-2 दिन में आपको आएगा। तो आप चाहो तो वहाँ पे आप देख सकते हो, आज नहीं कल में भी अपलोड होगा 7 PM, है ना। फोरम आइस पे जाओगे, 7 PM फोरम आइस लिखोगे तो उस पर आएगा। और एक टॉपिक, पूरा एक ही टॉपिक रहता है, बड़ा टॉपिक रहता है और 360 व्यू देकर लिखा जाता है उसको। तो आप उस पर देखना, बहुत अच्छा से हम लोग इस पर बनाए हैं। कल में भी कल आपका अपलोड हो जाएगा, तो इस पर और डिटेल में अच्छा से मिलेगा आपको, तो वहाँ आप एक बार गो थ्रू हो लेना, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ को हम यहाँ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो फिर इथिकल इशू हो जाएगा, मेरा वर्क है ना, वर्क कल्चर में इथिकल इशू नहीं आना चाहिए। तो आप वहाँ जाकर आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद आता है द लम्पी स्किन डिजीज़ है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि डिजीज़ पे अभी हम लोग एक कोविड महामारी से जूझ ही रहे थे, एक दूसरा ये एनिमल का भी महामारी एक तरह से फैल गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, जो छोटा छोटा माइन्यूट डिटेल है वो आपको ध्यान देना होगा। क्या ये आदमी में फैलेगा? तो नहीं, ये नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉट ए जोनोटिक वायरस है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन सा वायरस है? तो वायरस में कैप्रीपॉक्सी वायरस है, ये ध्यान रखिएगा एक बात ये। और ये स्मॉल फॉक्स, मंकी फॉक्स वायरस से रिलेटेड है। और इसके बाद जो सीप फॉक्स वायरस और गोट फॉक्स वायरस जो है, इससे भी मिलता जुलता है ये। एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है बता ही दिए, जेनेटिक नहीं है, इसका मतलब वो आदमी में स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज है, हाँ बात सही है, वेक्टर बॉर्न है। मॉस्कीटो से हो सकता है, फ्लाईबीट से हो सकता है, यहाँ देखते रहिएगा। मॉस्कीटो हुआ, फ्लाइंग बीट फ्लाई हो गया, फिर एनिमल लाइक काउ एंड बटरफ्लाई, ये होस्ट के तौर पे काम करता है, ठीक है ना, इसमें जाकर ये बैठता है वायरस। FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो ये कैसे कैसे फैलता है, तो वो बताया है ओरल एंड नेसल सेक्रेशन जो होता है एनिमल में, उससे ये पानी या जो खाना या पानी ये कंटामिनेट हो जाता है और उसके बाद एक दूसरे में फैल जाता है। इसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट है कि ये सीमेंस से भी होता है ना, जब आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है ना, सीमेंस के द्वारा भी ये हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो जो ये दिए हुए हैं उस चीज़ को कम से कम आप एक बार ध्यान रखिएगा, बाकी और ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है कि इंडिया में कैसे आया है ना, इसका मतलब अच्छा एक चीज़ और है यहाँ पे, इंक्यूबेशन पीरियड है 28 दिन का। और अगर आप अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ, हाँ एक FAO के हिसाब से 28 दिन और कोई 4 से 14 दिन का बोलता है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 15% का है, ऐसे ये 2 से 45% तक वेरी करता है। सबसे पहले ये जाम्बिया में 1929 में आया था, ठीक है। उसके बाद साउथ एशिया और चाइना में 2019 में आया। 2019 में ही हमको लगता है बांग्लादेश में आया था, हाँ। और बांग्लादेश से होते हुए इंडिया में एंट्री किया। इंडिया में कहाँ से एंट्री किया? तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के थ्रू एंट्री किया। तो ये माना जाता है कि क्योंकि पोरस बॉर्डर है, वहाँ से ट्रेड कैटल का जो ट्रेड होता है उससे इंडिया में एंट्री किया, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। इसके बाद क्या मिल्क जो कंटामिनेट जो केटल जो है जिसमें अफेक्टेड है वायरस से, क्या उसका मिल्क हम लोग ले सकते हैं? तो इसमें एक तो ये मानना है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मिल्क एक जगह कलेक्ट होता है, उसके बाद बहुत प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में कोई वायरस बचता नहीं है, ठीक है ना। एक तो मानना ये है। दूसरा जो हमारा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा बोला गया कि ये पूरा सेफ़ है, ठीक है ना। किसी भी जो कैटल जो इन्फेक्टेड है उसका आप मिल्क पियोगे तो आपको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नॉन जोनेटिक डिजीज़ है ना, तो ह्यूमन में फैलेगा नहीं। एक तो बात ये बोला, और इसमें ये भी बोला चाहे वो बॉइल्ड हो या विदाउट बॉयल हो, दोनों ही आप ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा इंडिया का जो रिसर्च है, इंडिया वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बताया गया, ठीक है। अब इसमें क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा? तो हाँ इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, हम लोग देखेंगे, जिस्ट है उस वही सिर्फ देखेंगे। अभी यहाँ आइए कि इंडिया में कहाँ कितना इम्पैक्ट हो चुका है। तो इंडिया में आप देखो कितना कहाँ हो चुका है।
गुजरात में हो चुका है, राजस्थान में हो चुका है, पंजाब, हिमाचल, अंडमान निकोबार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, ठीक है, महाराष्ट्र। तो इतना सारा हो चुका है। 75,000 कैटल जो है डेथ हो चुका है। 50,000 तो सिर्फ राजस्थान में अकेले में डेथ हुआ है काऊ का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है, इंडिया को लॉस, इकोनॉमिकल लॉस तो बहुत दिख ही रहा है आपको। अभी आपको पता होगा कि इंडिया जो दूध में नंबर 1 पे पहुंच चुका था, ठीक है ना, और इससे इसको इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया को। दूसरा है हमारा है कि इसको स्प्रेड होने से कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो फूड FAO के द्वारा जो बताया गया है उसमें ही है कि वैक्सीनेशन आप दे सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है कि वैक्सीनेशन है क्या, तो अभी हम लोग बात कर लेंगे आगे। तो वैक्सीनेशन आप करो, 80% के आसपास जितना भी कैटल है उसको वैक्सीनेट करो। उसके बाद क्वारंटाइन कर सकते हो, ठीक है ना। इम्प्लीमेंटिंग बायो सिक्योरिटी थ्रू वेक्टर कंट्रोल बाय सैनिटाइज़र है ना, बायो कंट्रोलिंग मतलब जो मॉस्किटो वगैरह जो फैलाता है उसके लिए आप सैनिटाइज कर लो या स्प्रे इंसेक्टिसाइड करो, ठीक है ना। एक्टिव एंड पैसिव सर्वेलेंस रखो, ठीक है, अवेयरनेस जनरेट करवाइए, इस सारे स्टेक होल्डर हैं जो भी सर। उसके बाद लार्ज प्रोटेक्शन और सर्वेलेंस जोन और वैक्सीनेशन जोन बनाइए। तो ये सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है कि आप ऐसे ऐसे करके इसको काउंटर कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी लिखना होगा कि क्या किया जा सकता है इसको बचाने के लिए। तो यही सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये बात यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा बताया गया कि जो गोट पॉक्स वैक्सीन जो है इसमें बहुत कारगर साबित होगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो LSD जो वायरस है उसके अगेंस्ट में, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जो ICAR है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, वो एक इंडिजीनियस वैक्सीन डेवलप किया है, ठीक है। और इसको 2-3 महीना में ये दिया ना, नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में इसको कमर्शलाइज कर देगा। तो यहाँ से आपको अगर वैक्सीन है या नहीं है तो इस पर भी आप बात कर सकते हो कि है, गॉट फैक्स वाला काम करता है और अभी ICAR भी इस पर बना चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इकोनॉमिक्स में क्या असर पड़ेगा। तो डिजीज़ सीवियर इकोनॉमिक लॉस होगा अकॉर्डिंग टू FAO एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ये इसके अकॉर्डिंगली हमको सीवियर इकोनॉमिक लॉस होने वाला है। इसमें तो मिल्क का रिडक्शन होगा ही, लीड टू रिडक्शन इन मिल्क, ठीक है ना। उसके बाद एनिमल बिकम वीक एंड ऑल्सो एपेटाइट जो लॉस हो जाता है, माउथ अल्सर होता है उसके कारण। उसके बाद इनकम जो पुअर जो द इनकम लॉस कैन ऑल्सो बी ड्यू टू पुअर ग्रोथ, रिडक्शन ड्रॉट, पावर कैपेसिटी एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, है ना। मतलब ये जो होता है एबॉर्शन भी हो सकता है इसका, है ना। इनफर्टिलिटी आ सकता है, लैक ऑफ सीमेन सीमेंस का भी कमी हो सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है अगर बैन कर ही दिए हैं, मतलब ट्रेड नहीं होगा, तो इससे भी आपको इम्पैक्ट इकोनॉमिक हो ही रहा है। तो ये बात इतना ही ध्यान रखिएगा। अच्छा आर्टिकल था, इसमें कुछ 1-2 बार ही पढ़ा जाता है, जो बार बार पढ़ने का ये है नहीं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल चीज़ है या एनालाइज करने का, ये है, ऐसा है तो है। ये इन्फॉर्मेटिव था, फिर भी हम ले लिए क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, 3-4 बार न्यूज़ में आ चुका था। ये है, अगला है कुर्मी ब्लॉक रेलवे ट्रैक डिमांडिंग इंक्लूजन ऑफ SIT, मतलब आपको शेड्यूल्ड ट्राइब में डालने का बात चल रहा है। बात यहाँ पे ये न्यूज़ नहीं है, बात इसका रिपरकर्सन क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें आसाम में है, वो लोग भी अब मांग करने लगेंगे कि मेरे को भी ST लिस्ट में डालिए, ठीक है। तो ये है कि इसके बाद फर्दर डिमांड कहाँ कहाँ से आने वाला है, उस पर आपका नज़र बना के रखना है। जब ये ST में मांगा तो अदर भी मांगेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल कुर्मी का बात किया जा रहा है, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में इसका करेंटली स्टेटस है OBC में, है ना, अदर बैकवर्ड क्लास ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि ये जो अदर 6 कम्युनिटी है ना, एट द टाइम व्हेन 6 कम्युनिटी इन असम, आदिवासी, ये जो 6 कम्युनिटी है, मटका, मोरन, ताई, होम, ये लोग भी थ्रेटन कर रहे हैं कि हम लोग भी एजिटेशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब अभी स्टार्टिंग फेज़ में, अभी देखो क्या क्या और आगे होता है, तो उसको हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में बताइए, ठीक है। कमेंट करिए, कमेंट ये सारा मेरे लिए रेमुनरेशन का काम करता है, मुझे प्रेरित करता है और बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।